बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बदरुद्दीन नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम नायरा था। नायरा बचपन से ही होनहार और अक्लमंद थी। बदरुद्दीन भी अपने छोटे से परिवार में खुश रहता था। गांव वाले भी बदरुद्दीन की काफ़ी इज्जत करते थे। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक रात जब बदरुद्दीन सो रहा था तो प्यास से उसकी आँख खुल गई। वो उठकर बैठ गया और रसोई से गिलास उठाकर घड़े की ओर पानी लेने के लिए बढ़ा कि तभी उसकी नज़र बाहर के दरवाजे पर पड़ी, जिसकी कुंडी अंदर से खुली हुई थी। बदरुद्दीन ये देखकर चौंक गया और तुरंत दरवाजे के बाहर जाकर देखा, मगर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी बेगम को जगाया और घर के सामान को देखने लगा। उसे डर था कि कहीं कोई चोर घर से कोई कीमती सामान उठाकर ना ले गया हो। मगर हैरानी की बात यह थी कि दरवाज़ा अंदर से बंद था तो चोर वहाँ कैसे आ सकता था। बदरुद्दीन को अच्छी तरह से याद था कि उसने सोने से पहले दरवाजे को अंदर से बंद किया था। फिर किसी के अंदर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अंदर से दरवाजे को कौन खोल सकता है? ये सोचते हुए बदरुद्दीन का ध्यान अपनी बेटी की ओर गया तो उसने अपनी बेगम से कहा, नायरा कहाँ है? ये सुनकर उसकी बीवी नायरा के कमरे में गई। पीछे से वो भी नायरा के कमरे में चला गया। नायरा को वहाँ ना पाकर बदरुद्दीन सिर पीटकर बैठ गया और उसकी बीवी परेशान होकर रोने लगी। दोनों सोचने लगे कि नायरा ही घर छोड़कर वहाँ से कहीं भाग गई है। बदरुद्दीन की बीवी कहने लगी, हमारी बिटिया को ढूंढ कर लाओ, न जाने कहाँ इतनी रात के वक्त वो भटक रही होगी। इस पर वो बोला, नायरा कहाँ गई होगी हमें क्या पता, मैं कहाँ उसे ढूंढूंगा। वो कोई नादान बच्ची नहीं है। अगर वो गई है तो वो अपनी मर्जी से ही घर से बाहर गई होगी। इस पर उसकी बीवी बोली, जो भी हो मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। अगर तुम उसे वापस नहीं ला सकते हो तो मैं जाती हूँ। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई और घर से बाहर जाने लगी। मगर तभी बदरुद्दीन ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, इतनी रात को तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर हमारी बच्ची कहाँ गई होगी। ये कहकर बदरुद्दीन ने कमीज पहनी और हाथ में डंडा, दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर वो घर से निकलने लगा कि तभी उसने देखा कि नायरा वापस घर के अंदर आ रही थी। उसे देखकर बदरुद्दीन और उसकी बीवी की आंखें खुशी से चमक उठी। मगर जब उसकी बेटी अंदर आई तो उसकी हालत देखकर दोनों दंग रह गए। नायरा की हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो नंगे पांव उलझे बालों के साथ बाहर से आई थी। बदरुद्दीन और उसकी बीवी दोनों लोग उससे पूछने लगे कि वो कहाँ गई थी। मगर नायरा एकदम बेसुध सी किसी रोबोट की तरह अपने कमरे में घुसती चली गई। ना वो पलक झपका रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। बदरुद्दीन उससे पूछता रहा कि वो कहाँ गई थी, मगर वो बिना कुछ बोले पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। फिर अपने पलंग पर लेट गई। उसने आंख बंद की और सोने लगी। ये सब देखकर दोनों की कुछ समझ में ना आया। दोनों रात भर ये अंदाज़ा लगाते रहे कि आखिर उनकी बेटी को क्या हुआ होगा। उन लोगों ने सोचा कि शायद वो किसी सदमे में हो, इसलिए नायरा से उन्होंने सुबह पूछताछ करने की सोची। वक्त बीता और सुबह हो गई। नायरा रोज़ की तरह सुबह उठकर अपना काम करने लगी। वो इस तरह से पेश आ रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बदरुद्दीन और उसकी बीवी दोनों नायरा को देखकर हैरान थे। फिर बदरुद्दीन ने नायरा को बुलाकर उससे कहा, बेटी, कल रात को तुम कहाँ गई थी? वो बोली, रात को? कब? इस पर बदरुद्दीन ने कहा, कल रात को लगभग 1 बजे। तुम घर से बाहर क्या करने गई थी? उसकी बात पर नायरा बोली, क्या बात कर रहे हैं अब्बू? रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँगी और मैं जा भी कैसे सकती हूँ? मुझे तो वैसे भी इतना डर लगता है, तो मैं रात के वक्त, आपको ऐसा क्या लगा कि मैं रात के वक्त गई थी? बताइए। उसकी बात सुनकर बदरुद्दीन और उसकी बीवी दोनों काफ़ी हैरान हुए। उसने कहा, कुछ नहीं बेटा, लगता है कि कोई और होगा जो बाहर चहलकदमी कर रहा होगा। ये कहकर बदरुद्दीन ने बात वहीं ख़त्म कर दी
और खेत की ओर निकल गया। वो सारा दिन ये सोचता रहा कि आखिर उसकी बेटी रात को कहाँ गई होगी। दिन का काम खत्म करके वो घर वापस लौट कर आया। देखा कि नायरा खाना बना रही है तो वो अपनी बीवी के पास जाकर बैठ गया। कहने लगा, देखो आज हमें ध्यान देना होगा कि नायरा फिर रात को बाहर ना जाए। मैं आज कुंडी में ताला लगा दूंगा, मगर फिर भी हमें नायरा पर नज़र रखनी होगी। उसकी बीवी बोली, मगर हमारी बेटी को हुआ क्या है? इस पर बदरुद्दीन बोला, पता नहीं, उसे कुछ हुआ भी है या फिर वो नाटक कर रही है। बदरुद्दीन की बीवी बोली, मगर वो नाटक क्यों करेगी? इस पर वो बोला, ताकि वो अपनी गलती को छुपा सके, मगर मैं मामले की तह तक जाऊंगा। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ होगा तो मैं उसका इलाज करवाऊंगा, और अगर मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही होगी तो झूठ बोलने की उससे वजह पता करूंगा। वो लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में नायरा ने खाने के लिए आवाज़ लगाई। दोनों लोग खाना खाने के लिए चले गए। खाना खाकर वे सब अपने बिस्तर पर चले गए। रात होने लगी तो बदरुद्दीन ने कुंडी में ताला लगाया और अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया। अब उसका पूरा ध्यान अपनी बेटी पर था। वो झपकियाँ ले लेकर जागने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे रात हो गई और उसे नींद आ गई, मगर एक आहट ने उसकी आंखें खोल दी। वो उठकर बैठ गया और तुरंत उसने आहट की ओर ध्यान दिया। आहट बाहर के दरवाजे से आ रही थी। वो लपक कर बाहर की तरफ गया। उसने देखा कि उसकी बेटी नंगे पांव खुले बालों के साथ एक अजीब सी कैफियत में दरवाजे का ताला पकड़कर अपनी ओर खींच रही थी। ये नज़ारा देखकर बदरुद्दीन ने अपनी बीवी को जगाया और फिर दोनों लोग जाकर नायरा के पास खड़े हो गए। बदरुद्दीन ने नायरा से कहा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? मगर नायरा ने कोई जवाब न दिया। वो ताले को अपनी ओर खींचने में लगी हुई थी। बदरुद्दीन ने एक बार फिर उससे पूछा, मगर उसने कोई जवाब न दिया। अब बदरुद्दीन ने उसका हाथ पकड़ा और ताले को छुड़ाने लगा, मगर इतने में ही नायरा ने बदरुद्दीन को इतनी तेज झटका दिया कि वो छिटक कर दूर जाकर गिर गया। अब ये देखकर नायरा की माँ नायरा के ऊपर चिल्लाने लगी, मगर अगले ही पल नायरा ने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा दिया। उसका तमाचा अपनी माँ के मुंह पर ऐसा लगा कि उसकी माँ के मुंह से खून निकल आया। एक सीधी सादी सी नायरा इस तरह की हरकत करती हुई देखकर काफ़ी भयानक लग रही थी। नायरा का ये रूप देखकर दोनों लोग कुछ पल के लिए खौफजदा हो गए। बदरुद्दीन की बीवी ने उससे कहा, ज़रूर हमारी बेटी पर किसी प्रेत का साया है। इस पर बदरुद्दीन ने कहा, चलो इसे पकड़ते हैं, वरना ना जाने ये बाहर जाकर क्या करे। फिर दोनों ने काफ़ी मशक्क़त करके नायरा को पकड़ा और वो उसे खींचकर अपने कमरे में ले आए और उसे उसके पलंग पर लिटाकर बांध दिया। नायरा लगातार वहाँ से छूटने की कोशिश कर रही थी। वो काफ़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई जिन प्रेत सवार हो गया हो। ये देखकर दोनों लोग डर के मारे उस कमरे से बाहर आ गए। नायरा उन लोगों से खुद को खोलने के लिए कहने लगी, मगर उन लोगों ने नायरा की बात नहीं सुनी। अब वो लोग सोचने लगे कि आखिर नायरा को हुआ क्या है। बदरुद्दीन की बीवी ने कहा, पास में ही जाकर मौलवी साहब को बुला कर लाओ, लगता है कि नायरा में कोई जिन प्रेत सवार है। फिर बदरुद्दीन ने कहा, क्या बात करती हो? अगर मैं किसी को बाहर नायरा की हालत के बारे में बताऊंगा तो कल को गांव में हमारी बेटी के खिलाफ़ अजीब सी बातें होने लगेंगी। लोग न जाने किस नज़र से हमारी बेटी को देखेंगे। हम कुछ देर इंतज़ार करते हैं, हो सकता है कि हमारी बेटी ठीक हो जाए। इस पर उसकी बीवी ने कहा, ऐसे कैसे ठीक हो सकती है? इस पर ज़रूर किसी जिन या प्रेत का साया है। आप हमारी बात मानिए और किसी मौलवी को लेकर आइए। बदरुद्दीन को सोच विचार करने लगा कि तभी नायरा के चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई। दोनों लोग नायरा के कमरे में जाकर देखने लगे। नायरा बेहोश पड़ी थी। उसे बेहोशी की हालत में देखकर दोनों लोग नायरा के पास बैठ गए। दोनों लोग उसकी हालत पर चिंता करने लगे। बदरुद्दीन ने कहा, हम कल ही इसे अच्छे मौलवी के पास ले जाएंगे और इसका इलाज करवाएंगे। गांव के मौलवी से मैं इलाज नहीं करवाना चाहता, क्योंकि गांव में ये बात फैल जाएगी कि बदरुद्दीन की बेटी को कुछ हुआ है।
बदरुद्दीन की बीवी ने उसकी बात सुनी और कहने लगी, ठीक है, जैसा ही आप ठीक समझें। वो दोनों लोग अपनी बेटी के पास उस रात बैठे रहे। सुबह हुई तो दोनों लोगों की आंख खुल गई और थोड़ी ही देर में नायरा भी जाग गई। नायरा ने जगते हुए उन दोनों को अपने पास बैठा हुआ देखा तो कहने लगी, अरे अम्मी और अब्बू, क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? इतना कहने के बाद उसका ध्यान खुद पर गया तो उसने खुद को पलंग पे बंधा हुआ पाया। उसने कहा, अब्बू, ये सब क्या है? आप लोगों ने मुझे बांध क्यों रखा है? बात बनाते हुए बदरुद्दीन ने कहा, घबराओ नहीं बेटी, दरअसल तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है। तुम रात में उठकर नींद में चलने लगती हो, इसीलिए मैं कल तुमसे पूछ रहा था कि तुम रात के वक्त कहाँ गई थी और सुबह तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। कल रात भी तुम यही कर रही थी। वो तो शुक्र है खुदा का कि मेरी आँख खुल गई और मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए तुमको बांध दिया। मगर अब घबराओ नहीं, मैं एक मौलवी को जानता हूँ जो इस बीमारी का इलाज कर देता है। तुम जल्दी से नहा धोकर तैयार हो, हम लोग सीधे वहीं चलते हैं। उसने अपने अब्बू की बात मानी। उन लोगों ने उसे खोल दिया और फिर तैयारी करके वो दोनों गांव के बाहर एक मौलवी के पास चले गए। बदरुद्दीन ने मौलवी से चुपचाप ही बस सारा हाल बयां कर दिया। मौलवी काफ़ी पहुंचा हुआ था। उसने बदरुद्दीन की बेटी को अपने सामने बिठाया और आंख बंद करके मन ही मन कुछ पढ़ने लगा। फिर उसने बदरुद्दीन को अकेले में बताया, तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी शैतान का साया है। ये सुनकर बदरुद्दीन काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गया। मौलवी बोले, घबराओ नहीं, मैं कुछ तावीज़ देता हूँ और दुआ पढ़कर भी तुम्हें देता हूँ। तुम उस तावीज़ को इनके गले में डाल देना और हाँ, मैं 3 दिन के बाद तुम्हारे घर आऊँगा। तब तक अपनी बेटी को इस तावीज़ से अलग मत होने देना और इसे बाहर भी रात के वक्त मत निकलने देना। बदरुद्दीन अपनी बेटी को तावीज़ पहनाकर वापस घर चला आया। उस दिन उसने अपनी बेटी को सिर्फ आराम करने को कहा। नायरा सारा दिन आराम करती रही। रात का खाना भी नायरा की माँ ने ही बनाया। खाना खाकर वो फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मगर बदरुद्दीन और उसकी बीवी थोड़े देर तक जागते रहे। फिर बदरुद्दीन ने अपनी बीवी से सो जाने को कहा तो वो जाकर अपने पलंग पर लेट गई। बदरुद्दीन भी आकर अपने पलंग पर लेट गया और धीमे धीमे उसे भी नींद ने घेर लिया। अब वो भी सो चुका था। रात के लगभग 1 बजे हुए थे कि तभी एक आहट ने बदरुद्दीन की आंखें खोल दी। वो उठकर अपने पलंग पर बैठ गया और बाहर की ओर झांकने के लिए अपने पलंग से उठकर वो आंगन तक गया। उसने देखा तो बाहर का दरवाज़ा अच्छे से बंद था। वो लौटकर अंदर की ओर आने लगा कि तभी उसकी नज़र अपनी बेटी के कमरे पर पड़ी। कमरे में देखते ही वो खौफ के मारे सन्न रह गया। उसके हाथ पांव जम गए, माथे पे पसीना आया और दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि मानो दिल सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। वो डर के मारे एकदम सन्न हो चुका था। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। उसे कुछ समझ न आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसने अपनी बेटी के कमरे में एक काले स्याह रंग का हेवला अपनी बेटी के पलंग पे बैठा हुआ पाया था, जिसके सामने उसकी बेटी भी अजीब सी कैफियत में बैठी थी। अपनी बेटी को देखकर भी उसके दिल में खौफ आ रहा था। वो हेवला उनकी बेटी के सामने बैठा हुआ उसकी बेटी के बालों में अपने हाथ फेर रहा था। बदरुद्दीन कुछ देर तो कुछ समझ न पाया, मगर फिर उसने थोड़ी हिम्मत बटोरी और तेज़ी से दहाड़ कर कहने लगा, कौन है अंदर? उसकी आवाज़ सुनते ही वो हेवला मुड़ा और उसकी शक्ल देखकर बदरुद्दीन की मुंह से चीख निकल गई और उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो धड़ से ज़मीन पर गिर गया। उसकी चीख सुनकर बदरुद्दीन की बीवी की आंखें खुल गई। वो उठकर बैठ गई और दौड़कर बदरुद्दीन के पास आ गई। उसने बदरुद्दीन को बेहोशी की हालत में पाया और फिर उसने देखा कि उसकी बेटी पैदल ही अपने दरवाजे से बाहर की ओर निकल रही थी। उसकी कैफियत पहले जैसी थी। वो अपनी बेटी से कहने लगी कि वो आखिर जा कहाँ रही है, मगर उसकी बेटी ने उसे तेज झटका दिया और आगे निकलने लगी।
उसकी बेटी बाहर के दरवाजे के ताले को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगी। ये देखकर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा डर गई और फिर उसकी बेटी ने ताले को पकड़कर इतनी तेज़ खींचा कि वो टूटकर कुंडी सहित दरवाजे से उखड़ गया। अब उसने ताले को ज़मीन पर फेंका और दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गई। अपनी बेटी का ये हाल देखकर उसे भी कुछ समझ ना आया। वो काफ़ी देर तक बदरुद्दीन को जगाती रही और फिर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। काफ़ी देर के बाद बदरुद्दीन को जब होश आया तो वो डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसने अपनी बीवी को सारा हाल बयां किया। उसकी बीवी ने बताया कि नायरा बाहर गई हुई है और हमें उसे लेने चलना होगा। काफ़ी हिम्मत बटोरकर बदरुद्दीन और उसकी बीवी घर के बाहर अपनी बेटी को तलाशने के लिए निकल पड़े। उन्हें कुछ समझ न आ रहा था कि उनकी बेटी आखिर गई कहाँ होगी। वो इधर से उधर अपनी बेटी को तलाश रहे थे, मगर उन्हें कहीं भी अपनी बेटी का सुराग ना मिला। फिर अचानक बदरुद्दीन की बीवी की नज़र अपनी बेटी पर पड़ी, जो जंगल के रास्ते की ओर जा रही थी। अपनी बेटी को देखकर वो भी उसके पीछे जाने लगी और उसके साथ ही बदरुद्दीन भी अपनी बेटी को लेने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। बदरुद्दीन और उसकी बीवी का आखिर क्या होगा और क्या वो लोग अपनी बेटी को उस शैतान के चंगुल से बचा पाएंगे? आखिर तावीज़ के होने के बावजूद भी बदरुद्दीन की बेटी के पास वो शैतान कैसे आ गया और उसके ऊपर किस तरह से हावी हो गया? इन सब बातों को जानने के लिए हमारे कहानी के अगले भाग को ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और